हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक पोल करवाया था ये पूछते हुए कि बताइए कि आप इनमें से कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो। मतलब कि मैंने उसमें ऑप्शंस रखे थे कि क्या आप नीट 2025 के फ्रेशर एस्पिरेंट हो, तो उसमें 8% लोगों ने वोट किया। क्या आप नीट 2025 के ड्रॉपर एस्पिरेंट हो, और ये चीज़ कंफर्म है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। तो वैसे 38% लोगों ने वोट किया था और टेलीग्राम पे वैसे 47% लोग थे। अच्छा, फिर मैंने एक और ऑप्शन रखा था कि क्या आप नीट 2024 एस्पिरेंट थे, मतलब कि आपने नीट 2024 में एग्जाम तो दिया लेकिन आप बॉर्डर पे हो और आप आगे क्या करने वाले हो ये डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है। मतलब कि वो रीनीट करवाता है, रीवैल्यूएशन करवाता है या फिर कुछ नहीं करता है, और जो अभी रैंक है वही रैंक रह जाती है। उस पर डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या करने वाले हो। तो वैसे 43% और इधर 38%, मतलब कि लगभग 35 से 42% लोग वैसे स्टूडेंट थे जो कि नीट 24 दे चुके हैं और वो बॉर्डर लाइन पे हैं। और 10% या फिर 9% लोग ऐसे थे जिनको इस साल सीट मिल जाएगी, भले ही इस साल कुछ भी कट ऑफ चला जाए। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट्स भी थे जिनका परसेंटेज 9 से 10% था। तो इस वीडियो में हम लोग इन स्टूडेंट की बात नहीं करने वाले हैं जिनको सीट मिल जाएगी चाहे कोई भी कट ऑफ रहने वाली है। हो सकता है उनको वो कॉलेज ना मिले जो चाहते थे, लेकिन उनको सीट तो मिल जाएगा एटलीस्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के बारे में। एक तो वो कैटेगरी स्टूडेंट जो कि कंफर्म है कि उसको नीट 2025 का एग्जाम देना ही है, भले ही वो फ्रेशर के तौर पे दे सकता है या फिर ड्रॉपर के तौर पे, लेकिन वो नीट 2025 को देगा, अटेम्प्ट करेगा, ये कंफर्म है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो है जिसमें वो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे है और वो डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करने वाला है इस बात पे कि कोर्ट क्या फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। मतलब कि हो सकता है कोर्ट कह दे कि रीनीट हो जाए या रीवैल्यूएशन करवा दे, तो जो बॉर्डर लाइन पे है वो फिर सिलेक्शन के रेंज में आ जाएंगे, उनको सीट मिल जाएगी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई चेंज ना हो, जो रैंक अभी है वही रह जाएगा, तो उस केस में फिर उनको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ड्रॉप, कंप्लीट ड्रॉप ले, पार्शियल ड्रॉप ले, इस पे बात आ जाती है। ड्रॉप ले भी या ना ले, इस पे बात आ जाती है। ठीक है, और अगर मान लो रीनीट हो सकता है तो क्या अभी हम लोग स्टडी करें या ना करें, और करें तो कैसे करें, इस पे भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो कि कंफर्म नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले मैं उनको एक बात समझा देता हूं कि आपको सब कुछ छोड़ के, जो अभी चल रहा है उसको छोड़ के आपको स्टडी पे फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जो आपका रोल था, मैं मानता हूं कि आप भी इसी फील्ड से बिलोंग करते हो और आपको ये डर था कि भैया अगर इस साल इतना कट ऑफ चला गया है तो अगले साल भी तो कितना ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है, फिर हम लोग क्यों पढ़ें। लेकिन इस चीज़ के लिए जो आवाज़ उठानी थी, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते तो ये बात दब जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता, एनटीए निकल जाता। लेकिन जब जरूरत थी तो आपने आवाज़ उठाई, हमने आवाज़ उठाई, और ये बात मीडिया में लीगल तरीके से टीचर्स के पास, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब हमारा जो रोल था वो खत्म हो चुका है। जो हम लोग शेयर करे थे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो भी एफआईआर वगैरह आप शेयर करे थे, वो सब काम हमारा खत्म हो चुका है। तो आपका रोल जो कि नीट 2025 के एस्पिरेंट्स है, उनका काम खत्म हो चुका है और उनको अब पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे देना चाहिए। क्योंकि कट ऑफ चेंज हो ना हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि कंपटीशन पिछले साल से तो इस साल बढ़ गया है और कट ऑफ इस साल बढ़ ही जाएगा। अगर मान लो सब कुछ रीवैल्यूएशन होने के बाद भी जो रैंक निकलेगा नया, वो पिछले साल से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब जो कट ऑफ होगा ज़्यादा ही होगा। अच्छा, तो ये चीज़ ऑलरेडी कोर्ट के हाथ में चली गई है, तो अब सब कुछ लीगल है, आपका इसमें कोई रोल अब नहीं बचा है। अगर आपको अपडेट्स जानने भी हैं कि भैया क्या हो रहा है पता नहीं हमें, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि अब कोई भी अपडेट नहीं आएगा 8 जुलाई से पहले। चाहे कोई भी नया पिटीशन फाइल हो जाए, अगर वो पेपर लीक के लिए पिटीशन फाइल हुआ है तो उसको सीधे सीधे 8 जुलाई के लिए शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो अगर आपको अपडेट लेना भी है तो 30 से 40 मिनट आप मैक्स खाना खाते समय, रात को सोने से पहले देख सकते हो। लेकिन उसी के लिए आप दिन भर अपना टाइम लेके बैठे हुए हो कि मैं न्यूज़ में देख लेता हूँ कि अपडेट आया, अलग सर ने क्या बोला, एनवी सर ने क्या बोला, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी नीट 25 एस्पिरेंट हो। ठीक है, तो आपके लिए क्या होने वाला है कि मैं अगले हफ्ते से, मतलब कि ये जो कमिंग मंडे है, उससे आपके लिए जितनी भी स्ट्रैटेजीज वीडियोस हो सकती हैं बुक्स के लिए रिगार्डिंग कि कौन से बुक्स आपको यूज़ करने चाहिए, बेस्ट बुक्स, और मैं हमेशा कम चीज़ों में ज़्यादा स्कोर करने के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कौन से बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं, कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, टाइम टेबल क्या आपका रहना चाहिए अभी से, ताकि आप इस बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन को बीट कर पाओ, पूरे ईयर का क्या प्लान होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आपके सीनियर्स जो कि इस साल एडमिशन लेंगे, भले ही कितना ही कट ऑफ गया होगा, उन्होंने भी चीज़ें फॉलो की, और मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ। मेरी बात नहीं भी मानोगे तो आप कमेंट्स देख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, भरोसा रख के कि जो भैया बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो आप सही में अच्छा परफॉर्म करोगे। और आपको अगर सही में अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लाने, तो आपको अभी से वो चीज़ फॉलो करनी होगी जो मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन लाया, आपने अपने फोकस को हटाया अपनी पढ़ाई से, तो फिर आप उस मार्क्स जो आप ड्रीम कर रहे हो 650 प्लस, उसके आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि 650 तक जाना ठीक है, वो आप 6 महीने में कर सकते हो, 7 महीने में भी कर सकते हो अगर आपने पढ़ाई करी हुई है। लेकिन 650 के ऊपर जाना जो है ना, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप पूरे साल कंसिस्टेंट रहे हो या नहीं रहे हो। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकता हूँ। तो आपके लिए तो सिंपल है कि पढ़ाई आप करते रहो, मैं जितना भी हेल्प कर सकता हूँ इस चैनल के थ्रू वो करना स्टार्ट कर दूंगा अगले हफ्ते से। ये चैनल जैसे अभी आपको दिख रही थी, कोई वीडियोस नहीं आती, आ भी रही थी, स्कैम के ऊपर आ रही थी, तो वो अब वीडियोस नहीं आएंगी जब तक कोई मेजर अपडेट नहीं आता है।
और अब इस चैनल पे सिर्फ पढ़ाई की वीडियो आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो कि अभी परेशानी में फंसे हुए हैं, वो स्टूडेंट जो कि बॉर्डर पे हैं। ठीक है, हम इसमें उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनको सीट मिल जाएगा चाहे कट ऑफ चेंज हो या ना हो, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि 655 पे है, 650 पे है, लेकिन उसको सीट नहीं मिलेगा इस साल, हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है अभी होने की। सबसे पहला तो रीवैल्यूएशन हो सकता है, रीनीट पॉसिबल है अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है तो, या फिर आपकी फेवर में कोई भी डिसीजन ना आए, जो डिसीजन आता है वो एनटीए के फेवर में चला जाए, ये भी हो सकता है। अब रीवैल्यूएशन जो आप चाहते हो, मेजरली बच्चा चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि रीवैल्यूएशन हो, रीनीट से बेटर है रीवैल्यूएशन हो जाना, क्योंकि उसमें जिन्होंने मेहनत की है उनका फायदा रहेगा कि फिर से आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि आपने मेहनत करी है। तो उसके होने की क्या पॉसिबिलिटी है और उसको करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो समझने की कोशिश करो। रीवैल्यूएशन अगर आपको करवाना है तो आपको ये प्रूव करना होगा कि एनटीए ने जो पूरा रिजल्ट दिया वो गलत दिया। ठीक है, तो उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। एक, आप ये प्रूव करो कि जो आप बता दो कि हमने 1560 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, इससे ज़्यादा नंबर में बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, मतलब कि ऐसे बच्चे भी हैं जो कि उन 6 सेंटर से बिलोंग नहीं करते थे लेकिन उनको वहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिला है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए एविडेंस जिसमें कोई ऐसा बच्चा जो कि उस सेंटर में नहीं बैठा हो और उसको ग्रेस मार्क्स के कारण उसका मार्क्स बढ़ गया हो, वो बच्चा हमें अपना रिजल्ट भेजे, तभी चीज़ पॉसिबिलिटी है। और इसके लिए मैंने पहले भी बोला था, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट ऐसा मेरे पास नहीं है जहाँ पे कोई बता रहा हो कि भैया हम उस सेंटर से बिलोंग नहीं करते लेकिन हमें फिर भी ग्रेस मार्क्स मिला है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो जानता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उनको ग्रेस मार्क्स मिल गया है, 20-30 मार्क्स मिल गया, लेकिन उसका मार्क्स अभी भी 450-500 के अंदर है, तो उसको पता है सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप ये चीज़ बता देते हो तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से हम लोग प्रूव कर पाएंगे कोर्ट में, और फिर ये जो नंबर है 1563 का, ये बढ़ के हो सकता है 20-25 हज़ार निकले और ये कट ऑफ काफ़ी आराम से फिर नीचे आ जाएगा, कोई रीनेट का झंझट नहीं हो। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है, वो उस सेंटर से नहीं है, कंफर्म हो, स्टेट की बात मत करना कि भैया वो महाराष्ट्र वाला बच्चा जो था, ऐसा नहीं हो सकता है उसका सेंटर वहाँ पे पड़ा हो जो जिस सेंटर पे एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया है, तो आपको उस सेंटर के बच्चे को ढूंढना है जो कि उस सेंटर का नहीं है लेकिन उसको ग्रेस मार्क्स मिला है। तो अगर ऐसा एक भी रिजल्ट आता है तो हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे और रीवैल्यूएशन फिर पॉसिबल है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप जो कह रहे हो कि पेपर लीक हुआ है मास लेवल पे, उसमें हर एक स्टूडेंट को ट्रेस कर पाओ कि किस किस बच्चे तक वो पेपर पहुंचा। उतना बड़ा नंबर जो 30-40 हज़ार का नंबर निकलेगा उसको ट्रेस कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर ये कर पाते तब तो आप रीवैल्यूएशन करवा पाते। तो ये भी एक बार सोच के देखो कि क्या ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि जितने बच्चे तक वो चीज़ पहुंचा, मान लो पेपर लीक हो गया, मास लेवल की बात करूँ, चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो सर्कुलेट होता है बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो किस किस बच्चे ने उसको यूज़ किया, कैसे पता करेगी एजेंसी? अगर मान लो सीबीआई ही इंक्वायरी बैठती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्या ये चीज़ 1 महीने में करना पॉसिबल है? तो इस चीज़ को सोचने के बाद आप सोचो कि क्या रीवैल्यूएशन पॉसिबल है। तो मेरे को लगता है कि रीवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सब लोग यहाँ पे रीनीट चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आता हो कि मैं क्यों नहीं कहता था कि रीवैल्यूएशन हो, क्योंकि उसकी चांसेस होने की काफ़ी कम है। क्योंकि जो मैं चाहता था कि कोई एक ऐसा बच्चा मिल जाए जिसको ग्रेस मार्क्स मिले हों और वो उस सेंटर का ना हो, वो मिला ही नहीं अभी तक। ठीक है, और ये चीज़ कर पाना बहुत हार्ड है। अब बात करते हैं रीनीट के ऊपर। रीनीट करवाने का चांस है 1%, 2% कह लो है, लेकिन उसके लिए आपको प्रूव करना होगा सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से कि मास लीक हुई है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो एडवोकेट उस दिन प्रेजेंट कर रहा है केस को कितने अच्छे से करता है और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उस केस को देखती है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है ये कि एनटीए के फेवर में डिसीजन आता है, तो ये भी चीज़ हो सकती है, तो उस केस में कोई भी कट ऑफ में चेंज नहीं आएगा। अब मैं भी, जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैं भी चाहता हूँ रीवैल्यूएशन हो, लेकिन उसको करवाने के लिए जो चीज़ें चाहिए जो कि मैंने आपको बताई वो काफ़ी हार्ड है और इसीलिए रीनीट होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, लेकिन रीनीट में दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमने तो अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर दिया, हमने पहले ही मेहनत करके मान लो किसी बच्चे का फर्स्ट अटैम्प्ट था, किसी का सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, और उसने मेहनत करके 650 660 स्कोर किया। अब अगर रीनीट होता है तो उसको फिर से अपने आप को प्रूव करना होगा, फिर से उस नंबर तक पहुंचना होगा जहाँ पे उसका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, जो कि आसान नहीं है, लेकिन वही बात है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, फियर ऑफ रीनीट। बहुत बच्चे जिनका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब या फिर जो बच्चे सिलेक्शन रेंज में है, जिसका इस साल सिलेक्शन हो जाएगा चाहे कट ऑफ कुछ भी जाए, और वो बच्चे जो कि बॉर्डर पे हैं, तो जो बॉर्डर पे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो तो चाह रहे हैं कि रीनीट हो जाए, रीवैल्यूएशन हो जाए, कुछ तो हो ही जाए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे सिलेक्शन में है वो चाह रहे हैं कि भैया रीनीट ना हो। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं भैया पेपर तो डिफिकल्ट आएगा, जो कि एकदम सही बात है। अगर रीनीट होता है तो पहले के ट्रेंड के हिसाब से भी हम लोग कह सकते हैं कि पेपर हल्का बहुत तो डिफिकल्ट आएगा ही, 10% 20% बढ़ जाएगा लेवल। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि भैया हमने जो स्कोर किया है अभी, मान लो किसी ने 650 किया, किसी ने 700 किया, किसी ने 690 किया, तो उस स्कोर तक वापस हम लोग कैसे पहुंचेंगे? उस समय तो हम लोग मोमेंटम में थे, अब तो हम लोग मोमेंटम में भी नहीं है, तो उस स्कोर तक हम लोग कैसे वापस पहुंचे? तो एकदम ये जितनी भी बातें आप कह रहे हो एकदम सही बात है और मैं तीनों ही पॉइंट से एग्री करता हूँ। लेकिन आप ये चीज़ मिस कर रहे हो कि अगर मान लो रीनीट होता है तो वो सारे बच्चे 20-30 हज़ार 40 हज़ार जो भी नंबर है उस बच्चों का, जो कि गलती से, जो कि बहुत गलत तरीके से इस एग्जाम में इस रैंक तक पहुंच गए, वो सारे के सारे बच्चे हट जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी मेरिट वाले बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की, सिर्फ वो इस एग्जाम को दे रहे होंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो भले ही आपका वो स्कोर ना आ पाए जो आपका अभी आ रहा हो, 650 ना आए, 660 ना आए, वो कम होकर 620 हो जाए। ठीक है, लेकिन उस लो स्कोर पे भी जो आपका रैंक बनेगा वो अभी वाले रैंक से बहुत अच्छा बनेगा।
और आप जिस कॉलेज को अभी डिजर्व करते हो फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, वो कॉलेज आपको मिल पाएगा क्योंकि आपकी रैंक अच्छी होगी। अब मान लो क्या फ़ायदा उस 720 मार्क्स का जिस पे आपको एम्स दिल्ली ना मिले। तो सेम वही बात है, जो आप कह रहे हो कि भैया हम फिर से वो स्कोर क्यों कैसे कर पाएंगे, तो जरूरी नहीं आप क्यों स्कोर करोगे फिर से वैसा, लेकिन आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। ये मैं चाह रहा हूँ अगर रीनीट हो तो ये चीज़ हो जाएगी आपके साथ, और इसी कारण आपको जो कॉलेज मिलेगा वो बेटर कॉलेज मिलेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं कि वैसे बच्चे जो कि 300 से 550 के बीच स्कोर कर रहे हैं, मोस्टली वही बच्चे हैं जो कि रीनीट के लिए डिमांड कर रहे हैं। अब अगर आप ये चीज़ जस्टिस के लिए डिमांड करोगे ताकि अगले साल ऐसा ना हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच के डिमांड कर रहे हो कि अगर रीनीट हो जाएगा तो एक महीने में हम लोग पढ़ के 650 स्कोर कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो एकदम ही पॉसिबल नहीं। तो अगर आप ये सोच के कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप उस बच्चे को रिप्लेस कर दोगे जिसने ऑलरेडी पढ़ के 650 लाया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर रीनीट होता भी है तो वही 99% बच्चे वापस से सीट लेंगे जिनका ऑलरेडी 650-660 स्कोर आ रहा है या 640 आ रहा है, जो भी सिलेक्शन रेंज में है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मैं 300 ला रहा हूँ, 450 ला रहा हूँ, 500 ला रहा हूँ और अगर एक महीना मुझे मिल गया वापस से तो मैं रीनीट निकाल दूंगा, नीट वापस से निकाल दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस रेंज में हो और आपको नीट ही देना है, एमबीबीएस ही करना है, तो आप चुपचाप नीट 2025 की तैयारी करो। एज ए बड़ा भाई मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस यही दे सकता हूँ। अब बात करते हैं कि भैया अगर रीनीट हो सकता है, अगर 1% भी चांस है तो क्या हमें पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर 1% भी चांस है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पढ़ते रहो, क्योंकि अगर मान लो हो गया तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि जिस बच्चे का रैंक अभी आ रहा है उससे कम रैंक हो जाए, मैं चाहूँगा कि उसका रैंक और बढ़ जाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो और पढ़ाई करते रहो साइड बाय साइड। एटलीस्ट जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है आप बायो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये वैसे सब्जेक्ट हैं जो कि वोलेटाइल है। आप आराम से लेटे लेटे बैठे बैठे भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वोलेटाइल भी है। अगर आप अभी से पढ़ोगे तो आप वापस से इस चीज़ को ले आओगे। अगर मान लो आपने अभी छोड़ दिया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीना हो गया, तो फिर आप चीज़ को भूलने भी लगते हो। ये वोलेटाइल चीज़ है, तो इसको अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिजिक्स फिजिकल को आप तब कर लेना जब कोर्ट का जजमेंट आ जाता है। मान लो कोर्ट कह देती है कि रीनीट होगा, तो वो 3 से 4 हफ्ते का टाइम देगी। तो उस समय आप क्या करना, जो बाकी फिजिक्स और फिजिकल आपने छोड़ा हुआ है उसको आप कर लेना, आपका हो जाएगा। क्योंकि वो चीज़ कंसेप्चुअल आपको लंबे समय तक याद रहती है, आपको बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होगी, PYQs लगाने होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कि कट ऑफ के पास है। अब वो बच्चा ये ना करने लगे जो कि 500 स्कोर कर रहा है, 400 स्कोर कर रहा है, 450 स्कोर कर रहा है, उसको चुपचाप नीट 2025 की तैयारी करनी चाहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट एडवाइस कि मान लो आपका एकदम ही मन नहीं कर रहा, भैया पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा, रीनीट होगा तब देखेंगे। ठीक है, तो वैसे केस में वो आपका डिसीजन है, आपको करना है नहीं करना है। लेकिन मैं उन बच्चों को ये पक्का बोलूँगा कि आप पढ़ाई करते रहो जो कि उन स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पेपर लीक हुआ है। मतलब कि अगर आप बिहार से हो, गुजरात से हो, उड़ीसा से हो, जहाँ पे पेपर लीक के FIRs निकले हैं या पेपर लीक के न्यूज़ आई हैं, तो वहाँ से आप अगर हो तो आपको रीनीट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी डिसीजन आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बोले कि सबका एग्जाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। आप या तो ये करो कि टॉप 5 लाख स्टूडेंट जो है उनका एग्जाम ले लो, या फिर आप ये करो कि जिन स्टेट्स में पेपर लीक की बात आई है सिर्फ उन स्टेट्स में ले लो। ये भी चीज़ें करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए जिन स्टेट्स में पेपर लीक की बात आई है वहाँ के बच्चे तो रीनीट के लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि मान लो जो डिसीजन है वो NTA के फेवर में आ गया, कोई भी चेंज नहीं आया रिजल्ट में, तो उस केस में आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर ड्रॉप नहीं लेना है। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है, ये आपका डिसीजन है कंप्लीटली, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपके मन के अंदर से आना चाहिए कि क्या मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है अगले साल के लिए, क्या मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। ठीक है, अब अगर मान लो आपने बेस्ट दे दिया है अपना, तो उस केस में 2 सिनेरियो बनता है। आपने अपना 100% दे दिया, अब इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं, तो उस केस में या तो आप ड्रॉप मत लो, जो कोर्स में आपको एडमिशन मिल रहा है आप उसमें ले लो। ठीक है, आपको इस स्ट्रीम ही छोड़ देनी है तो आप स्ट्रीम छोड़ दो, आप दूसरे कोर्सेज में चले जाओ। ठीक है, आप ये समझो कि सारे कोर्सेज अच्छे होते हैं, लेकिन उस कोर्स में सिर्फ वही बच्चा अच्छा कर पाता है, वही बच्चा सक्सेसफुल हो पाता है जो कि उस कोर्स में टॉप पे बैठा हो। आपको लगता है कि सारे MBBS करेंगे तो सारे सक्सेसफुल रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे MBBS डॉक्टर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं जिनके पास पेशेंट्स नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी जो कि सिर्फ MBBS है उनके पास पेशेंट जो है वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने उस कोर्स को किस तरीके से किया और आप उस कोर्स में कहाँ पे बैठे थे अपने एकेडमिक जर्नी में, आप उसमें टॉप में थे या नहीं थे। अगर आप टॉप पे हो तभी आप उस चीज़ में अच्छा परफॉर्म करते हो, और ये हर एक कोर्स के लिए लागू है। कोई भी कोर्स में अगर आप जाते हो, अगर आप उसमें टॉप पे हो तो आपकी उतनी वैल्यू होगी जितने दूसरे कोर्स के बच्चे की वैल्यू होगी जो कि टॉप पे। ठीक है, तो आप किसी भी कोई भी कोर्स करो उसमें टॉप पे जाने की कोशिश करो, ये बात समझो। दूसरा चीज़, अगर आपके साथ ये हो चुका है कि आपने बेस्ट दे दिया है लेकिन अब आप कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते, तो उसके केस में या तो आप कोई ड्रॉप नहीं लोगे जो कि मैंने अभी समझाया, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लो। मतलब कि आपको जो भी कोर्सेज मिल रहे हैं उसमें आपने एडमिशन ले लिया और उसके साथ आप साइड बाय साइड फिर से नीट की तैयारी कर रहे हो। एक अटैम्प्ट आपको देने का मन कर रहा है तो आप दे दोगे अटैम्प्ट, और फिर उसमें देखोगे कि अगर सिलेक्शन हो गया तब तो बहुत सही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपके पास ना ही आपका साल वेस्ट हुआ, ना ही आपकी सीट गई, आपके पास सीट है। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हो अगर आपका फुल आपने 100% दे दिया है लेकिन आपको एक अटैम्प्ट देने का मन है तो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो कि ये चाहते हैं कि हम लोग भैया ड्रॉप ले, और वो इसमें डाउटफुल है कि
क्या हमें कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अपने ड्रॉप वाले वीडियो में समझा दिया है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो अगर आपने डिसीजन बनाया है ड्रॉप लेने का, तो सबसे पहला पॉइंट ड्रॉप का ये होता है कि क्या आपके पास इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है और क्या आपने इस साल अपना 100% दिया है। अगर इसका आंसर है कि आपने इस साल 100% नहीं दिया है और आपके पास इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तब तो आप ड्रॉप लो। और उस केस में फिर बन जाता है कि क्या हमें कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। कंप्लीट ड्रॉप उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ मैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट था इस बार और वो ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो वो कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंट है कि मैंने ये गलती करी, अगर मैं सुधार लूँगा तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। अंदर से अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तभी आप कंप्लीट ड्रॉप लेना, अदरवाइज मत लेना। पार्शियल ड्रॉप में उनको बोलता हूँ जिनका थर्ड अटैम्प्ट हो चुका है ऑलरेडी, पिछले साल से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से कि अगले साल हो ही जाएगा। आपको लग रहा है कि भैया कट ऑफ अगर बढ़ गया और तो क्या होगा, अगर आपको डर लग रहा है हल्का सा भी, तो उस केस में आपको जो सीट मिल रही है BHMS, BAMS, BDS जो मिल रही है वो ले लो, पार्शियल ड्रॉप ले लो और उसके बाद आप तैयारी करो साइड बाय साइड। उससे क्या होगा कि क्योंकि आपके पास एक सीट रहेगी, आपको जो फैमिली प्रेशर आ रहा होगा अभी कि नहीं एडमिशन ले लिया, तो वो खत्म हो जाएगा। सबको लगेगा कि चलो सीट ले लिया, बातें खत्म हो जाएगी आपके बारे में। जैसे आपके बारे में बातें खत्म होगी सराउंडिंग में, आपका प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर कम होगा तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। इसीलिए पार्शियल ड्रॉप इस केस में बेटर हो जाता है, ठीक है। आप जिनको घर में माहौल नहीं मिलता उनको वो दूर भी चले जाएंगे घर से, तो वहाँ पे वो अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। ये भी बहुत लोगों के साथ केस होती है, तो ये भी देख सकते हो। तो मेन ये गेम प्रेशर और कॉन्फिडेंस का है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर लूँगा, तो आप कंप्लीट ड्रॉप लो, नहीं आ रहा है तो आप पार्शियल ड्रॉप लो। उससे आपको एक स्यूडो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे पास सीट तो है, कुछ खराब भी हुआ तो मेरे पास एक सीट रहेगा, मेरे को अपना बेस्ट देना है। तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ पाने के लिए है कि मेरे को MBBS सीट मिल जाए, बस ये। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल देखना है तो आप उस वीडियो को देख लेना, ड्रॉप वाली जो मैंने बताया था। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। अब आपको इन वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ना जो कि आ रहे हैं, क्योंकि अब जो भी होगा जजमेंट वो 8 जुलाई को होगा, उससे पहले कोई भी नया जजमेंट नहीं आने वाला, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ाई पे फोकस करे, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो उनको जो करना है वो करे। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट में पूछो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।